Hello students, this is 12th class physics, unit 8 atom and nuclei. Okay, and today we are discussing Bohr model of hydrogen atom. ठीक है, of hydrogen atom. इसके पोस्टुलेट्स के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज अवर पार्ट 2. ठीक है, जो इसके पोस्टुलेट्स से, इसके कितने पोस्टुलेट्स है टोटल? 3 पोस्टुलेट्स के बारे हम ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, पार्ट 1 में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसके पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन. So let's start our today's work, and today we are discussing about some mathematical concepts of these postulates. इन्हीं postulates का यूज करते हुए हम कुछ mathematical terms find out करेंगे. तो सबसे पहले हम जो इनके postulates से हमने जो mathematical relationship बोहर ने हमें दी हैं वो हम लिख लेते हैं. एक तो इसने according to first postulate के according इसने बोला है कि जो आपका centripetal force है this is equal to K, ठीक है, जेड स्केयर ई स्केयर बाय आर स्केयर. अभी ये क्या है, कैसे है, ऑलरेडी वी डिस्कस इन पार्ट 1. अगेन आई टेल यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आर इज द, ठीक है, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, ऑर्बिट, के इज द कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जेड इज द मास, जेड ई मास है, सॉरी चार्ज है न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज अवर इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2π. ओके, दिस इज एंगुलर मोमेंटम. इन्हीं दोनों को हम बार बार यूज करेंगे और इन्हीं को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को सोल्व करेंगे. ठीक है बेटा, समझ गए क्या करना है, कैसे करना है. ओके, ठीक है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. ठीक है, जो जो इसने अलग अलग ऑर्बिट्स बताए थे उनका रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ओके. तो देखिए बेटा, वी ऑलरेडी नो, देखिए हम जब भी इनको सोल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का ही यूज करते हुए सोल्व करेंगे. ये बात आपको ध्यान रखनी है. क्लियर. अब देखिए निकालना क्या है आपको, रेडियस. क्या निकालना है, रेडियस. तो हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, देखिए NH 2π mr. समझ गए. यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली. और अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. क्योंकि देखिए जैसे ही हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो सारी टर्म r में कन्वर्ट हो जाएगी. बिकॉज हमें r फाइंड आउट करनी है ना बेटा. तो आर फाइंड आउट करने के देखिए m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, जेड बी ई बी ये सारी चीज़ें कांस्टेंट टर्म, सिर्फ r और v हमारे वेरी कर रहे हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ से इस इक्वेशन से v की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो देखिए क्या हो जाएगा, mv स्केयर यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, mv स्केयर बाय r. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा m. अब देखिए इसका स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n m बाई आर. तो यू कहाँ लिख देते हैं, n स्केयर h स्केयर. इसका स्केयरिंग करना है बेटा, 4π स्केयर m स्केयर r स्केयर. ओके, हो गया. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, k जेड स्केयर ई स्केयर बाय आर स्केयर.
ठीक है। अब देखिए आर स्केयर से आर स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा m बाई आर पाई स्केयर m स्केयर। ठीक है। अब देखिए बेटा ये भी यहाँ से कट हो रहा है, तो यहाँ पे m भी हमारा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ m बचेगा। तो क्या बचा नीचे, r पाई स्केयर m और आपका बचा 4। ऊपर क्या बचा, n स्केयर h स्केयर। इधर क्या बचा, यू का यू टर्म के z स्केयर ई स्केयर। निकालना क्या है, r। तो हम क्या करेंगे, इस r को इधर लेके चले जाएंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए n स्केयर h स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर m के z स्केयर ई स्केयर। ठीक है। और इज इक्वल टू आ जाएगा r। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए बेटा क्या किया है, सिंपली मैंने आपको बोला है कि इसकी मैथमेटिकली जो इसने कंसेप्ट्स दिए उन्हीं को यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, r फाइंड आउट करना था, तो क्या किया, यहाँ से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, पूरे को सोल्व किया, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा कि जो r है, जो रेडियस है बोर ऑर्बिट की, वो देखिए सारे टर्म्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्केयर। यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्केयर। ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे 4 हाइड्रोजन एटम। अगर इसको आप हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे तो z क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, n स्केयर h स्केयर 4 पाई स्केयर m के ई स्केयर। ये किसके आ गया बेटा, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है। सो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो रेडियस है ऑर्बिट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्केयर के, n स्केयर के। ठीक है। तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4। n को इंटीग्रल मल्टीपल नंबर है, n में भी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इससे हम रेडियस से फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस का रेशियो क्या मिलेगा, देखिए अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1। ठीक है। तो 1 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 रेशियो 4 रेशियो 9। ठीक है। 4 का स्केयर करेंगे तो रेशियो 16। तो सोन इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात अपने यहाँ से क्या देखी, जो स्टेशनरी ऑर्बिट बताई है ना नील बोर ने, ठीक है, जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल, ये जो ऑर्बिट्स बताए हैं के एल एम, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। समझ में आई मेरी बात, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ऐसे नहीं है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। देखो 1 है, 1 के बाद डायरेक्ट 4 है। ठीक है। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि इसमें है ना जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं हो रहे हैं। क्लियर। ऐसे नहीं हो रहा कि 1 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, इस तरीके से नहीं हो रहा है। क्लियर। अब आपको पता चल गया, यहाँ से इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हमें हाइड्रोजन एटम का पढ़ना है। तो साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का साइज जब हम निकालेंगे, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, तो क्या करेंगे बेटा, जो हमारी इक्वेशन 3 आई है इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है। जो जो वैल्यूज हैं सबको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर। क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे 1। तो r क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू h क्या होता है प्लंक्स कांस्टेंट, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का स्केयर। ठीक है। और 4 एज इट इज 3.1 का 4 का स्केयर। ओके। और उसके बाद है m, मास कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं जस्ट बेटा, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू पुट कर देंगे, और
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्केयर। ठीक है, सारी वैल्यू जिस तरीके से पुट करनी है और आप इसको जब सोल आउट करेंगे देन यू आर गेटिंग, हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, क्या आएगा 0.529। और सिमिलरली जब हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए करेंगे, जब एन हमारा क्या रहेगा 2, तब हमारा आर आएगा 2.116 एंगस्ट्रॉन। आप इसके रिजल्ट्स याद रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपका आर कितना रहेगा 0.529 और सेकेंड के लिए रहेगा 2.116। तो आपको होप सारा समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, रेडियस निकाली बेयर बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट की। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जो हमें पता चल चुका है कि दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, तो हम अब क्या करेंगे बेटा, अब हम वेलोसिटी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कि जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। सबका तो हमें निकालना नहीं, हमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व आउट करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग सेकेंड velocity of electron in Bohr stationary orbit। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, सेम इक्वेशंस का यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये बताइए, जब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से आर को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे दोनों इक्वेशन से आर को, क्योंकि बिकॉज अगर आर ही हट जाएगा ओके तो वी की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, क्योंकि वी तो दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी दोनों इक्वेशंस है स्टार्टिंग वाले जो बोर पोस्टुलेट से हमने फाइंड आउट किया है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करेंगे और उन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, दोनों को यूज करते हुए आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, एक बार आप देख लो, मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से करके। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारी क्या आ जाएगी, के जेड ई स्केयर बाय एम वी स्केयर। और जब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम करेंगे तो इसके लिए आपका आर हो जाएगा NH/2πmv। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्लियर, देखिए कैसे करी है। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा। यहाँ से देखिए क्या किया आपने, यहाँ से तो देखो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली है, आर की वैल्यू निकाल ली है। देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा mv²/k² जेड स्केयर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसके अपोन देखिए इस आर को इधर लेके चले जाएंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, सीधा सोल्व हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा NH/2πmv। तो दोनों से इक्वेशन से हम आर निकाल लेंगे। फर्स्ट में क्या किया था, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल ली थी और इसमें पुट कर दी थी। सेकंड में क्या करें, दोनों से आर की वैल्यू निकाल लेंगे और आर को कंपेयर कर देंगे। सो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन। नाउ इक्वेट बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट को भी इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट के जेड ई स्केयर बाय एम वी स्केयर इज इक्वल टू NH/2πmv। ठीक है बेटा, इसको ऐसे पुट कर देंगे। इसको ऐसे पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कोई भी हमारा पार्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। तो देखिए बेटा एक और फैक्टर यहाँ से कट रहा है, देखिए ध्यान से आप v²
से v, तो यहाँ पे v बचेगा। तो जब यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। बट हमें किसके लिए निकालनी है? फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे तो z क्या हो जाएगा आपका 1। तो पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। ठीक है, जब 4 में z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए? 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एन एच। ठीक है, ये वेलोसिटी किसके लिए आई है? अपनी हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए आ गई बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए आ गई। ओके, सो अब से वही वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसकी रेडियस तो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट ऑर्बिट की। अब निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो वो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे और वो आ जाएगी आपकी v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी आ गई है विच इज रफली 1/137 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटवर्ड ऑर्बिट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इनर। ठीक है, तो यहाँ से आपको अलग से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n की। ये रिलेशन भी आप ध्यान रखेंगे। और एक बेटा बट एक ध्यान रखना कि जो भी आपकी ऑर्बिटल की वेलोसिटी है वो आउटर ऑर्बिट में क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। इट मीन्स क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट। मान लो दिस इज v1, दिस इज v2 एंड दिस इज v3। तो बेटा जो v1 है वो ग्रेटर है v2 से, ग्रेटर है v3 से। यानी कि जो स्पीड है वो v1 में ज़्यादा होगी, v2 में उससे कम होगी और v3 में उससे भी कम होगी। यानी कि जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। समझ में आ गया? इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, पार्ट 3। तो बेटा अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या निकालना है बेटा? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज बेटा दे आर फिक्स एट देयर प्लेसेज। ठीक है, दे आर नॉट मूविंग। सो अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। एक स्टेशनरी ऑर्बिट में कितने नंबर? तो म्यू क्या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में वो कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। सो ओके, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ देखिए, आपको पता है कि जो अपनी लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है r ओमेगा। आर द रेडियस विद द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और वी नो एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो? 2 पाई म्यू। ठीक है, 2 पाई म्यू। तो यहाँ से आप इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये म्यू है, फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द वेलोसिटी। तो देखो बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या फाइंड आउट करी थी हमने? अभी देखिए, ये रही 2 पाई के जेड आई स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 4 इन, सपोज दिस इज इक्वेशन 5, इक्वेशन 5। ठीक है, 4 से ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू आपका आ जाएगा, वी की वैल्यू क्या है? 2 पाई के
जेड ई स्केयर बाय एन एच, ठीक है, और इनटू में 1/2 पाई आर, इसको यू का ही रख देंगे। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। सीधा हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली आपने क्या किया है, वैल्यू पुट की है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है तो करते कि 2 पाई से 2 पाई, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो क्या बचेगा आपका के जेड ई स्केयर बाय, ओके, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी के जेड ई स्केयर बाय एन एच। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट इज जितना जितना रेडियस बड़ा होता चला जाएगा उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। चलिए अब फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पहले ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाँ जी बच्चे, तो देखिए हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यू नो वेरी वेल दैट एन इज 1, आर इज 0.53 10⁻⁻10 मीटर, वी ऑलरेडी फाइंड इट। K is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर। Z की वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। H यू नो दिस प्लंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद वी आर गेटिंग द फ्रिक्वेंसी 6.57 इंटू 10 की पावर 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। So this is the frequency of hydrogen atom. Okay, now we are doing our next topic. ठीक है, तो फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो वही इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, सो यू नो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को हम यूज़ करें तो वी नो एम वी स्केयर बाई आर। देखिए उन दो इक्वेशंस का ही हर बार यूज करेंगे, के जेड ई स्केयर बाय आर स्केयर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं मान लीजिए इसको दोनों तरफ से क्या करूं, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन देखिए ध्यान से आप, जो ये पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट बिकम नाउ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ या के जेड ई स्केयर बाय 2r। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता है पोटेंशियल किसकी वजह से होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी, पोजीशन किसकी है, वहाँ पे न्यूक्लियस की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द न्यूक्लियस। तो एट एनी पॉइंट इन द ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ठीक है, तो पोटेंशियल हम किसी भी न्यूक्लियस पे जब फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो वहाँ पे आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना सिखाई थी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, V इज इक्वल टू W बाय Q। तो ये वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं, और ये W ही क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हम पोटेंशियल इनटू चार्ज लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी के जेड ई। ठीक है, और अपोन में आ जाएगा आर। ठीक है, ठीक है, और इनटू में चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली वी आर गेटिंग के जेड ई स्केयर बाय आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो माइनस लगाएंगे तो दिस इज माइनस के। तो दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। पुट
value of, this is, suppose this is our equation number 5. Put value of potential energy and kinetic energy in equation 5. ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. देन वी आर गेटिंग टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर बाई 2r माइनस के जेड ई स्केयर बाय आर. ठीक है, सारा कॉमन ले लेंगे. के जेड ई स्केयर बाय 2, अगर हम ये लेते हैं तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1. वैसे डायरेक्ट पता चल रहा है ये 1 है, ये हाफ है, तो माइनस हाफ बचेगा, बट फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ. टोटल एनर्जी आ जाएगा -12 के जेड ई स्केयर बाय आर. सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी बोर ऑर्बिट. ठीक है, के जेड ई स्केयर बाय 2r. ठीक है, हो गया इतना क्लियर. अब इफ, अगर मान लीजिए पुट वैल्यू ऑफ आर, अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें इसके अंदर, तो क्या हो जाएगी. जब यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी 2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर E4. ये थोड़ा सा आपको वैसे बड़ा लग रहा है, बट इतना इजी है कि आप जब इसको 1-2 बार अपने हाथों से निकाल लेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि सीजी तो कोई टॉपिक ही नहीं है. ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा. और जब हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, सो दिस इज अवर मेन फॉर्मूला, दिस इज अवर मेन फॉर्मूला, दिस इज इक्वेशन नंबर 6. क्लियर, समझ गए आप. देखिए, अब देखिए, नाउ यूजिंग इक्वेशन 6. तो इक्वेशन 6 क्या है, तो इक्वेशन 6 का जब हम यूज़ करेंगे बेटा, तो इक्वेशन 6 हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास आई थी टोटल एनर्जी को. मान लो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा के जेड ई स्केयर बाई 2r. ठीक है, सो जब हम सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 9 × 10 की पावर 9 × जेड इंटू 1.6 × 10 की पावर -19. ठीक है, यही हो जाएगा ना, अपॉन में 2. और आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.53 × 10 की पावर -9. तो आर को अभी आर ही रखते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि आर क्या होगा. लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर की वैल्यूज़ पुट करके, अगर आप सोल्व आउट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड आर की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ऐसे ही हमने आर की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन निकाली थी, तो हम उसमें पुट करेंगे. ठीक है, ये तो आर आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. लेकिन हमारे पास हमारे पास एक और इक्वेशन आई थी, अभी हमने निकाली थी, 2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर E4. अभी निकाली थी हमने ये इक्वेशन, एन स्केयर एच स्केयर. ठीक है, तो इसमें जब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 तो 2 ही है, पाई स्केयर के एम के जेड, इन सब की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा. तो जब यहाँ से हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, देन वी आर गेटिंग 21.76 × 10 की पावर -19. ठीक है, बाय एन स्केयर. ये जूल में आ जाएगा. ठीक है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 1.6 10 की पावर 19 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, 21.76 × 10 की पावर -19, इसको इससे डिवाइड करेंगे एन स्केयर. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया. तो जब हम इसको, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इससे सोल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 13.6 बाई एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आ गई टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की. ठीक है, अब फॉर हाइड्रोजन एटम ही निकालना है बेसिकली. फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप निकाल लेंगे तो एन क्या हो जाएगा आपका, जेड भी 1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लेंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी -13. पिछले को बेटा ये माइनस लगेगा, ये हम लगाना भूल जाते हैं हर जगह. 13.6 बाय एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दे आर बाउंड टू ईच अदर, ठीक है, दे आर बाउंडेड विद ईच अदर, इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं, बाउंडेड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, तो एटम की आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा इसके क्लोज रहेगा, ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, सबसे लोवेस्ट स्टेट हो गई ना, तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप पुट करेंगे स्टेट के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए निकालेंगे तो 4, अगर आप फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो एन क्या हो जाएगा 1, तो ई की वैल्यू फर्स्ट स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए हमारी क्या आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जैसे जैसे आप एन को बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। सो होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात करेंगे एंड स्पेक्ट्रल सीरीज की भी बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।